ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, अब तक अपन ने अपने पोर्शन में से 4 पार्ट, जिसमें से 3 पार्ट, टोटल अपने 4 अध्याय हो गए हैं, जिसमें से अपने 2 कविता थी, 2 कविता हैं अपनी, एक उपवाचक है और अपन ने एक पाठ पढ़े हैं ईदगाह. इस तरह अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आज लोकगीत. आपने बरसते बादल में देखे हैं सुमित्रानंद पंत ने अपने को किस तरह प्रकृति का वर्णन किया है, आपने देखे हो. वो आपको अच्छी तरह बताई हूँ मैंने. उसके सारे लेसन्स, क्वेश्चन आंसर्स और आपको पैराग्राफ में से क्या क्या पढ़ना है वो भी आपने देखे है. उसके बाद ईदगाह अपन ने देखे है, उसके भी क्वेश्चन आंसर और पद सब कुछ अच्छी तरह समझे. फिर अपना था माँ मुझे आने दे, वह कविता भी मैं आपको एक्सप्लेन करी, जो आप अच्छी तरह, अगर आप जो वीडियो है उसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको बहुत सरलता से वो याद हो जाएंगे. और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बस है जो एग्ज़ाम के लिए. इसके साथ कवि और लेखक परिचय आपको पढ़ना बस ज़रूरी है. उसके बाद शांति की राह में उपवाचक आपको बताई, जिसमें से कैसे पैराग्राफ्स आते हैं और क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरह समझाई. उसके बाद अपनी दूसरा यूनिट था, दूसरे यूनिट का फर्स्ट कविता थी अपनी कन कन का अधिकारी. वो आपको मैं अच्छी तरह बताई हूँ और उसको पूरी तरह, और उसमें से आपको अपठित गद्यांश में से कंपलसरी पद आते हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं. और उसको मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बताई 4 मार्क के लिए कौन से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से. अब अपन अपनी सेकेंड यूनिट का दूसरा जो लेसन है लोकगीत, जो निबंध है भगवती शरण उपाध्याय ने लिखे हैं, अपन आज वो पढ़ेंगे. और ये लेसन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. और वो कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि लोकगीत क्या होते हैं. आप लोगों को मालूम होगा लोकगीत क्या होते हैं. लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग्स, जो हर एक राज्य, हर एक स्टेट या हर हमारे भारत में भी बहुत सारे लोकगीत हैं, जो हर एक राज्य के अपने अपने लोकगीत होते हैं. जैसे कि अपने तेलंगाना का लोकगीत आपको मालूम होगा, गुजरात का मालूम होगा, पंजाब का मालूम होगा, राजस्थान के फोक गीत है. तो हर जगह फोक सॉन्ग्स को ही हम, इंग्लिश में फोक सॉन्ग है, वो हिंदी में लोकगीत है. तो आपको लोकगीत, लोक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि लोक यानी क्या होता है. लोक मीन्स लोग, व्यक्ति, जनता, लोग, जनता. उसके बाद में गीत, गीत मीन्स गाना या सॉन्ग, आपको समझने के लिए सॉन्ग. जनता मीन्स पीपल्स. तो लोक यानी लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत. अब हम बहुत से गीत तो सब लोग ही गाते हैं, आप बोलोगे कि गीत तो सब लोग ही गाते हैं, लेकिन ये गीत होते हैं वो स्पेशल होते हैं, जो कोई म्यूज़िक या संगीत जो रेडियो या टेप रिकॉर्ड से बजाने वाले नहीं होते. जब ये लोग ये लोकगीत गाते हैं तो ये खुद अपने हाथ से ताली बजाते हैं या कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे कि झांझर,
मंजीरे आप सुने होंगे, मंदिरों में भी आप सुनते हो, या बाहर भी गाँव में ज़्यादातर ये लोकगीत हमको ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं। तो ये लोग कोई भी म्यूज़िक की सहायता से नहीं गाते, ये खुद ही अपने गाने गाते हैं, ये गाने भी खुद बनाते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे शादी ब्याह में आप देखते होंगे, जब दूल्हे को या दुल्हन को हल्दी लग रही है, उस तरह हमारे घर की बुजुर्ग जो नानी दादी लोग रहती हैं वो बैठ के कुछ गाने गाती है, तो ये उनके खुद के बनाए हुए रहते हैं। तो इनको हम लोकगीत कहते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है तो पहले के, आजकल के ज़माने में तो हम लोग म्यूज़िक्स लगा लेते हैं, पर पहले के ज़माने में तो ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो क्या होता था, घर के बुजुर्ग लोग ये बैठ के गीत गाते थे और उनको दुआएं देते थे और उनके लंबी उम्र की कामना करते थे। उस तरह वो एक गीत बनाते थे जिसको वो क्या करते थे, अपनी ताली बजा के गाते थे, या कुछ कभी कभी आप देखे होंगे वो ढोलक आते हैं, ढोलक पे गाए जाते हैं, मंजीरे आते हैं, थोड़ा वो थाली चम्मच बजाते हैं, आप ये सब कुछ देखे होंगे। ये सब क्या होते हैं कि जो हाथ से ही बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी साधन होते हैं उससे बजा के, और ये अपने मुंह से गाना गा के, इनका कुछ जो सुर ताल राग है ये खुद ही अपने मन से गाते हैं, सब मिलके गाते हैं और नाचते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। और ये क्या होते हैं, समूह में गाते हैं। कभी भी ऐसा एक व्यक्ति अकेला आपको लोकगीत गाते हुए नहीं दिखा। लोक मीन्स ज़्यादा व्यक्ति होता है ना, तो लोक मीन्स ये जब 2-4 जैसे 8-10 स्त्रियाँ होंगी, 5-6 8-10 पुरुष होंगे, और ये लोग क्या करेंगे, गाएंगे। कभी कभी स्त्रियाँ गीत गाती है तो पुरुष लोग उसको ढपली, ढोल, मंजीरे, ताल या जो भी है वो बजाते हैं। तो इस तरह गाए जाने वाले गीतों को हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। आपको समझ में आ गया। अब लोकगीत मीन्स फोक सॉन्ग्स, और हर एक राज्य और स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे अपने तेलंगाना राज्य का क्या है फोक सॉन्ग, वो आप सुनते हो ना, दशहरे में अपने नवरात्रा में बतकम्मा, उयालो उयालो बतकम्मा जो गीत है वो हमारे तेलंगाना का फोक सॉन्ग है। वैसे ही गुजरात का क्या है, गरबा है। क्या होता है, वो लोग अपने करताल मीन्स हाथ से ताली बजाते हैं और गाते हुए घूमते हैं, गरबा है। पंजाब का क्या है, भांगड़ा है। वो लोग क्या अपने मुंह से गाते हैं और कुछ तालियां बजाते हुए और नाचते हैं, गाते। इस तरह हर राज्य में आपको उनके लोकगीत मिलेंगे। हम तेलंगाना में रहते हैं, हमारा बतकम्मा का वो जो उयाली वाले बतकम्मा वो हमारा लोकगीत है। तो इस तरह सब राज्य के अलग अलग लोकगीत है, और यही हमारा पाठ है कि जो बताया जा रहा है कि आजकल के ज़माने में ये थोड़े लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है। और इनको ये एक जो गांव के लोग हैं उनके लिए एक बहुत मनोरंजन का साधन है। जब वो सारा दिन अपने काम से थक जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि एक झुंड बना के गांव में बैठते हैं और उनके द्वारा रचित या खुद ही गाते हैं, तालियां बजाते हैं, स्त्रियां नाचती है या पुरुष डांस करते नाचते हैं, और उस सहायता से ताली बजाते हुए गाना गाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। क्योंकि अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में ना टेलीफोन मोबाइल की सुविधा है, ना टीवी है, ना रेडियो सुविधाएं है, तो उनके लिए सारा दिन काम करने के बाद जो मनोरंजन का साधन क्या है, वो लोकगीत है। हमारे देश में, हमारे शहरों में भी हम देखते हैं कि जब बतकम्मा आता है तो आप अच्छी तरह देखते होंगे कि कितना ज़्यादा बतकम्मा का प्रोग्राम हर गली गली में आप देखते होंगे कि बतकम्मा के गीत गाए जाते हैं और औरतें अच्छा तैयार होकर गरबा टाइप ऐसा गोला बना के ताली बजाते हुए ये गाती है। शहरों में लेकिन ये कम देखा जाता है हमारे पास, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हर उत्सव में, किसी का जन्मदिन हो, कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, कोई कार्यक्रम हो, तो ये लोकगीत ही गाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यही एक मनोरंजन का साधन है और उनके पास दूसरी सुविधाएं नहीं होती। इसलिए आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकगीत चर्चित है और प्रचलित है शहरों की अपेक्षा। शहरों में भी होते हैं लेकिन एक स्पेशल ओकेजन, जैसे हमारा बतकम्मा होता है, गुजरात में जब गरबा होता है, जब पंजाब में जब उनका बैसाखी या नया साल आता है उस समय होता है। तो इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से लोकगीत गाए जाते हैं। तो हमारा पाठ जो है आज का वो लोकगीत ही है जो मैं आपको समझाऊंगी, और ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको प्रश्न भी लेसन होने के बाद में आपको अच्छी तरह बताऊंगी कि कैसे प्रश्न आते हैं और आपको इससे कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये लेखक किनने ये लिखे हैं। तो लिखने वाले हैं भगवती शरण उपाध्याय, जो हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। ये भगवती शरण उपाध्याय हमारे भारतीय साहित्य के बहुत बड़े, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं। इनका जन्म 1910 में हुआ था और इन्होंने
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? कालिदास का भारत, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किए, इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज। अब बच्चों आपको रिपोर्टाज का मतलब क्या समझ में आता है? रिपोर्टाज यानी क्या होता है? रिपोर्टाज मीन्स रिपोर्टर्स। जैसे कि आप देखते होंगे ना, न्यूज़ होती है, आप कभी भी देखते हो न्यूज़ चैनल्स आते हैं या कोई भी आते हैं, तो उसमें वो लोग जहाँ भी कोई भी इलाके में कुछ घटना होती है या कुछ चीज़ का मुआयना करना होता है, उनको देखना होता है, तो वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग जो भी वहाँ के लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये न्यूज़ हमको देते हैं। इस तरह वो लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो रिपोर्ट मीन्स रिपोर्टाज। जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। समझ में आया? तो इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध। निबंध मैं आपको बताई थी इसके पहले कि निबंध यानी कि एक पूरा यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है कि निबंध। निबंध क्या होता है? बांधना, किसी भी चीज़ को बांधना और सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा उसके भावों को प्रस्तुत करना। कि निबंध यानी कि हम किसी भी चीज़ को डिटेल में उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी देते हुए हम लिखें और उसमें एक भावनात्मकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जब हम उसको पढ़े तो हमारे अंदर एक भाव आए या फीलिंग्स आए, उसको हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। तो इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। बाल साहित्य, बाल साहित्य मीन्स बच्चों की जो कहानियाँ, कविता होती है, आप जानते हो, उसके बारे में भी इन्होंने विशेषकर से अपनी छाप छोड़ी है। मीन्स इन्होंने उसमें महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दिए हैं और उनकी यह रचनाएं प्रसिद्ध है। यह कहानियाँ, कविता और रिपोर्टाज में उन्होंने अपना एक अच्छा योगदान दिया और उसको बहुत अच्छी तरह उभारा है। यह हमारे भगवती शरण उपाध्याय जी का परिचय था। इसके बाद में हम अपने विद्या विशेष पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अभी मैंने जैसे कि आपको बताई कि विद्या विशेष में क्या है। विद्या विशेष में क्या है कि जो ये हमारा लोकगीत पाठ है वो एक निबंध पाठ है। तो इसमें क्या बताया गया, जैसे मैं आपको बताया कि लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ होता है बांधना, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। तो अब हम अगर कोई बात को सीधे तरीके से भी कह सकते हैं या हम उसको एक अच्छा ढंग दे सकते हैं, एक भाव प्रस्तुत कर सकते हैं, या जो पढ़ने वाला है उसके लिए एक फीलिंग्स, अगर वो कुछ पाठ पढ़ता है या सुनता है तो उसके मन में भी उस चीज़ के लिए कुछ प्रेरणा जागृत होनी चाहिए, उसको भी उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए और वो पढ़ना चाहिए। इस तरह का भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए, तभी हमारे कुछ पढ़ने पढ़ाने का अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर जो लोकगीत है वो भी एक निबंध है। तो उसको इतने अच्छे तरीके से उन्होंने लोकगीत को बांधा है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको एक जानकारी मिलेंगी, क्योंकि हमारे भारत में ही लोकगीत ज़्यादा होते हैं, हर राज्य में होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो यहाँ पे लोकगीत है वो एक निबंध है, निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध कहलाती है। कि अच्छे शब्द होंगे और उसमें एक एहसास होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। तो आपका विधा विशेष आप देख चुके हैं। इसके बाद है आपका विषय प्रवेश। Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So first of all let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and IITians and doctor to help you achieve your dream. So what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. अब यह है अपना लोकगीत का विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश में क्या बताया गया है कि हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। अब जब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यह तो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि जो हमारा कल्चर है और जो हमारा व्यवहार है या जो हमारी संस्कृति है वह सब कुछ
चारों ओर प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोकगीत और संगीत का, अब जो लोकगीत है और उनका संगीत का दोनों का एक अटूट संबंध है। अब आप सोचेंगे कि संगीत तो म्यूजिक होता है, तो लेकिन लोकगीत में भी म्यूजिक संगीत दिया जाता है, लेकिन ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं, वो हाथ से ही बजाते हैं। क्यों? कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, वो अपने हाथ से ही ढोल बजाएंगे, धपली बजाएंगे, मंजीरे बजाएंगे, करताल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कोई भी नहीं करते। तो क्या होता है, उनके लोकगीत में भी एक संगीत होता है और वो उनके ही द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ क्या है, संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। हमारी संस्कृति में लोकगीत जरूरी है और संगीत भी जरूरी है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीत महत्वपूर्ण स्थान है। तो मनोरंजन के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई कि हमारे शहर में तो हमारे लिए मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं। जैसे हम टीवी देख सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जा सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये सब सुविधाएं नहीं होती, ना उनके पास इतना पैसा होता है, कहीं कहीं तो बिजली की सुविधा नहीं होती, ना उनके लिए नेटवर्क होते हैं, ना उनके पास टीवी होती है, कुछ भी सुविधाएँ नहीं होती, ना वो ऐसी जगह होती है बस उनके पास खेत खलियान होते हैं जिसपे वो तो सारा दिन काम करते हैं, तब वहीं वापस तो घूमने नहीं जा सकते वो लोग। तो इसीलिए क्या होता है, उनके लिए मनोरंजन का साधन क्या होता है, लोकगीत होते हैं। वो सारे दिन के काम से थक के सारे जो गांव वाले हैं, स्त्री पुरुष बच्चे एक जगह एकत्रित होते हैं और कुछ भी अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हाथ से ताली बजाते हुए या कुछ गीत गाते हैं और आपस में मिलकर कुछ मनोरंजन करते हैं। तो ये क्या है, मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीत ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। हो सकता है तो अब शहरों में भी कई कई जगह हम देख सकते हैं कि जब हम कभी मिलते हैं तो आपस में मिलके बैठ के गाने गाते हैं या कुछ भी खेल खेलते हैं, तो उसको भी हम एक लोकगीत भी कह सकते हैं। और क्या होता है कि गीत संगीत के बिना हमारा मन नीरस हो जाता है। कि आप देखोगे कि अगर कोई भी फेस्टिवल हो या कोई पार्टी हो या कोई उत्सव हो तो हम एक म्यूज़िक ज़रूर होते हैं। अगर पूजा पाठ है तो भगवान के भजन लगाते हैं, कोई दावत फंक्शन है तो फिल्मों के गाने लगाएंगे, उस पर नाच करेंगे, या कुछ जो भी है उत्सव रहता है उस हिसाब से हम, लेकिन म्यूज़िक ज़रूरी होता है। एक संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मन के लिए भी, अगर हमारा मन उदास है और हम अगर गीत सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और कहीं कहीं तो तकनीक यूज़ की जा रही है कि जहाँ पे पेड़ पौधों को भी संगीत सुनाया जाता है आजकल, और जानवरों को भी संगीत सुनाया जाने लगा है। इसके अलावा रोगियों को भी एक रिसर्च हुई है, या जो भी रिसर्च करते हैं या विद्वानों ने देखे हैं, वैज्ञानिकों ने, कि संगीत भी इतना असर करता है हमारे जीवन पे कि उससे बीमारी भी अच्छी हो जाती है। और जानवरों के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर भी ऐसा पूरा उन लोगों ने देखे हैं कि अगर एक जगह पे म्यूज़िक सुनाया जा रहा है जानवरों को या बीमारों को या पेड़ पौधों को, तो उनकी प्रगति या रिकवरी जल्दी हो रही है। अब उसकी अपेक्षा जहाँ पे म्यूज़िक नहीं है, अगर अच्छा संगीत सुनाया जा रहा है तो मरीजों की तबीयत अच्छी जल्दी ठीक हो रही है, पेड़ पौधों की हाइट या उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही है। उसके अलावा जहाँ पे अगर पशु पक्षी के जा है तो वो जैसे गाय भैंस के तबेले में अगर संगीत बजाया जाए तो उनसे ज़्यादा दूध उत्पन्न हो रहा है या उनकी क्षमता ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह देखा जा रहा है कि संगीत का असर हमारे इंसानों के अलावा पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज़ पे, रोगियों पे, सब पर ही देखा जाता है। और अगर हम संगीत सुनते हैं तो हमारा उदास मन खुश हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भी यहाँ पर भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया। और अपना जो ये पाठ है लोकगीत, इसमें भी भारतीय लोकगीत के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी कि लोकगीत क्या है। और ये पाठ में जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और मीनिंग्स हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि उनके बारे में आपको क्या लिखना है। तो बच्चों, अपन यहाँ पर लोकगीत पाठ पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि लोकगीत में क्या बताया गया है। हाँ, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। ये इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गीत गाए जाते रहे हैं। अब जो लोकगीत क्या है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। अब जैसे कि जो शास्त्रीय संगीत होता है
तो उसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हुए, बजाते हुए आप गाते हैं, तो शास्त्रीय संगीत एक अलग चीज़ है और लोकगीत एक अलग चीज़ है। तो इनकी अपनी एक ताजगी, मीन्स इनमें एक अपने को अच्छा ताजगी मिलेंगी, और इनकी लोच मीन्स ये इनका एहसास, जो इनके अंदर जो भी वो लोग गाते हैं उसकी लचकपन और उनकी लोकप्रियता। तो शास्त्रीय संगीत अपनी जगह है और लोकगीत एक अपनी जगह है, दोनों अलग अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। अब जो लोकगीत है वो क्या है, सीधे मैंने जैसा कि आपको समझाई हूँ कि ये लोगों के ही द्वारा गाए जाते हैं, ये सीधे लोग गाते हैं, ना उनके लिए कुछ रिकॉर्डिंग होती है, ना कुछ हमारे तक पहुंचाने के लिए कुछ उसको रिकॉर्ड करके या हमको सुनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग गाते हैं और खुद ही उसका मज़ा लेते हैं। अगर हमको चाहिए तो हम भी देख सकते हैं उनको। और इसके लिए क्या है, यह घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। अब ये क्या है कि कोई इनको लिखता नहीं है, बनाता नहीं, वो लोग खुद ही स्वयं अपने आप से तैयार करते हैं। और कहाँ, घरों में, गाँव में और नगरों की जनता, ये गीत खुद ही लोगों के द्वारा ही गाए जाते हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना यानी कि इनके लिए कोई अभ्यास करना है या उनको पढ़ाई करनी है या पढ़ के या उसके बारे में जानकारी करके या उसके लिए कोई रिसर्च करके ऐसे तैयार नहीं किए जाते, या कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। ये लोग खुद ही बैठे बैठे अपने आप से, जो औरतें होती है या आदमी होते हैं, या अपने आप से बैठे बैठे ये गीत बना लेते हैं। अगर जन्मदिन है तो जन्मदिन के लिए, या कुछ होली है, दीपावली है, कोई त्यौहार है, तो उसके लिए वो अपने आप ही ये गीत तैयार कर लेते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। अब ये क्या है, मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि त्यौहार और विशेष अवसर, जैसे शादी है, मुंडन है, या किसी का जन्मदिन है, या कुछ हल्दी लगाने का कार्यक्रम है, ऐसे जो भी फेस्टिवल्स हम लोग, छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं या त्यौहार होते हैं, उन पर ये गाए जाते हैं। सदा ये गाए जाते रहे हैं। इनकी रचना वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि इनकी रचना खुद गांव वाले करते हैं, इनको कोई लिख के नहीं देता। ये खुद ही बैठ के आपस में उनका ताल सुर मिला लेते हैं, उनके शब्दों को लगा लेते हैं और ये खुद ही खुद इनको तैयार करते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। अब पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इन लोकगीतों को तैयार करती है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताई हूँ कि ये बाजों की मदद के बिना ही, जैसे कि कोई बाजा या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते कि कोई जैसे शादी फंक्शन में हम बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, लोगों के द्वारा बजाए जाते, ऐसे नहीं रहते। ये लोग जो खुद गाते हैं, साधारण ढोलक होता है, आप देखते होंगे कभी भी पूजा होती है घर में तो ढोलक मंगाते हैं अपन। झांझ मीन्स वो ऐसे घुंघरू लगे हुए रहते जो हाथों से बजाए जाते हैं। अक्सर आप मंदिरों में देखोगे, ये भजन होते हैं ना जब, तब आपको दिखेंगे। करताल, करताल कर मीन्स हाथ, ताल मीन्स ताली, करताल, बांसुरी, बांसुरी फ्लूट आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। अब आप इनके अंदर देखेंगे कि ये ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से ये गाए जाते हैं। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ बताया गया है, साधना, साधना का अर्थ क्या होता है? साधना करना यानी इसके लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती उनको। साधना मीन्स अभ्यास करना। तो ये लोकगीत के लिए उनको कुछ पढ़ना है और पढ़ के तैयार करना ऐसा नहीं होता। ये तुरंत ही आपस में बैठे हुए ये लोकगीत तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इनके लिए इनको साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं और इनके रचना करने वाले भी, इनको बनाने वाले भी गांव वाले ही होते हैं। और ये किसकी मदद से गाए जाते हैं? जैसे कि आप देखोगे यहाँ लिखा है ढोलक, ढोलक आपको मालूम है, झांझ, मंजीरे, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? करताल। अब एक शब्द यूज किया गया है यहाँ करताल। करताल मीन्स, कर का मतलब होता है हाथ और ताल का मतलब होता है ताली बजाना। जैसे कि हम हाथों से ताली बजाते हैं, उसका मतलब ताली बजाना।